कक्षा 10 विज्ञान धातु एवं अधातु में सक्रियता श्रेणी का महत्व पर चर्चा करेंगे। जितने भी तत्व हैं सामान्य तौर पर वो 3 प्रकार के होते हैं। कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं और कुछ उपधातु होते हैं। यहाँ पर हम धातुओं की सक्रियता या क्रियाशीलता के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ धातुएं अधिक सक्रिय होती हैं और कुछ धातुएं कम सक्रिय होती हैं। तो हेडिंग डालेंगे सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है: धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम मीन्स अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो धातुओं में क्या होगा, उनकी क्रियाशीलता को देखेंगे और फिर क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में क्या होगा, तत्वों को या धातुओं को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी। तो धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे: धातुओं की सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो इस प्रकार से देखिए बना लेंगे। सिंबल ऑफ एलिमेंट, तत्वों का प्रतीक, नेम ऑफ एलिमेंट, तत्वों का नाम। तो देखिए यहाँ पे के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन Fe, Pb लेड, हाइड्रोजन, कॉपर तांबा, Hg मरकरी, सिल्वर चांदी और Au गोल्ड सोना। इस सक्रियता श्रेणी में देखिए पोटेशियम क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील है, तो सबसे ज़्यादा ऊपर रहेगा। तो जो धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा क्या होगा, वह सबसे ऊपर रहेगा। और जो सबसे कम क्रियाशील है जैसे सोना, ये क्या होगा, सबसे नीचे रहेगा। तो यहाँ पर धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। इस प्रकार से देखिए तीर का निशान क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ है। तो सक्रियता श्रेणी में जो अधिक क्रियाशील धातु हैं वो क्या हैं, ऊपर हैं, सबसे अधिक क्रियाशील। फिर बीच में क्या है, जो मध्यम स्तर क्रियाशील धातुएं हैं, और सबसे नीचे क्या है, जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सोना, ये क्या है, सबसे कम क्रियाशील है। पोटेशियम क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील है। फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये क्रियाशीलता का क्या है, घटता हुआ क्रम है। यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सब क्या हैं, बहुत अधिक क्रियाशील हैं। ये मीडियम के जो तत्व हैं, धातु हैं, आयरन, लेड, सीसा, कॉपर, ये सब क्या हैं, मध्यम स्तर के क्रियाशील धातुएं हैं। हाइड्रोजन धातु और अधातु दोनों में आता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के ऊपर से जो धातुएं हैं ये क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन से जो ऊपर स्थित धातुएं हैं ये हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित कर सकते हैं। तो ये है क्रियाशील, ये पूरा क्या है, सक्रियता श्रेणी या एक्टिविटी सीरीज है। इससे हम पूरी तरह से नोट कर लेंगे। आगे है सक्रियता श्रेणी का महत्व, इससे फायदा क्या है। तो पहला महत्व यह है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, अभी आपने देखा था। दूसरा, इस सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वे तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। जैसे देखिए जिंक, ये हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, तो जिंक क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अर्थात जिंक क्या कर सकता है, तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। क्यों, क्योंकि जिंक क्या है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। जैसे देखिए सक्रियता श्रेणी में देखिए जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। तो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जो भी धातुएं हैं वे अम्लों में से हाइड्रोजन को
विस्थापित कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अपने नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण से विस्थापित कर सकती हैं। जैसे यहाँ देखिए, जिंक कॉपर के ऊपर स्थित है। यहाँ देखिए, पहले सक्रियता श्रेणी में देखिए जिंक क्या है, कॉपर मीन्स तांबा के ऊपर स्थित है। तो सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर स्थित धातुएं हैं वे अपने नीचे स्थित धातुओं को उसके लवणों में से क्या कर सकती हैं, विस्थापित कर सकती हैं। तो जिंक सक्रियता श्रेणी ऊपर स्थित है, इसलिए जिंक क्या कर सकता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है, जब जिंक क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर तांबा CuSO4 प्लस Zn बराबर क्या होगा, ZnSO4 प्लस Cu, अर्थात जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है और उसकी जगह पे खुद आ गया। दूसरे केस में देखिए, यहाँ पर कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को विस्थापित नहीं किया करेगा और यहाँ पे रासायनिक क्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक के नीचे स्थित है। यहाँ पर देखिए, कॉपर क्या है, जिंक के नीचे स्थित है। तो किसी रासायनिक क्रिया में जो धातुएं ऊपर हैं वे अपने नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण से विस्थापित कर सकती हैं, लेकिन जो धातुएं नीचे हैं अपने ऊपर स्थित धातुओं को उनके लवण से विस्थापित नहीं कर सकती। इसीलिए यहाँ पर कॉपर क्या करेगा, जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा और रासायनिक क्रिया नहीं होगी। थैंक यू।